welcome you all again. We have discussed the three parts. First part we discussed on the previous year question paper pattern. Second part we discussed about the news and the reason. Third part we discussed about the demography, and the fourth part we discussed about the historical background. Now in this part we are going to summarize these issues with talking some common points like इस तरीके के जो इश्यूज़ होते हैं या क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप क्या कुछ अलग पॉइंट्स रखते हो। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक टू मणिपुर वायलेंस या क्लासेस इतनी क्लासेस को लेकर था। अब जो हम बात कर रहे थे जनरल पॉइंट बात कर रहे हैं जिसको आप आंसर में कोट कर सकते हो। इस तरह के कोई भी आंसर में उसके एक चैलेंजेज और इशूज़ को लेकर के इम्पैक्ट को लेकर के और मेजर्स को लेकर के कि व्हाट स्टैंड वी शुड टेक। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी कॉमन एंड जनरल थिंग्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह के पॉइंट्स को आप दूसरे एग्जाम्स में रख सकते हो, दूसरे क्वेश्चन में रख सकते हो। जैसे है कि इम्पैक्ट क्या है, तो पहला इम्पैक्ट है कि एक पॉलिटिकल माइलेज मिलता है एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जो वहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा होता है। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है हमारे को उसको खतरा मिलती है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है उससे खतरा मिलता है इस तरह के इतने क्लासेस को। ठीक है, दूसरा जो नेशनल हाईवेज है NH37 और 2 ये डायरेक्टली मणिपुर से ट्रेड को जोड़ता है दूसरे कंट्री और हमारे स्टेट के डिफरेंट पार्ट्स को। तो इस पे जिसकी हेजेमनी होगी वो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करेगा और ये टैक्स इलीगली कलेक्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका अगर डोमिनेंट होता है, क्योंकि इतनी क्लासेस के बीच में रेगुलेशन सुपरविजन गवर्नमेंट का वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो अब ये इलीगली जो कलेक्शन टैक्स होता है वो किसको जाता है, इंसर्जेंट ग्रुप्स को जाता है। इस तरह से इंसर्जेंट ग्रुप्स का और भी बढ़ावा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि सेपरेशन होता है जो वहाँ के माइनॉरिटी हैं उनके कल्चर का सेपरेशन होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है मोस्टली बायस्ड होती है और वो मेजोरिटी कम्युनिटी को वो वहाँ पे सपोर्ट कर रही होती है। नेक्स्ट इज द AFSPA, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। 1958 में ये एक्ट आया था। इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है क्योंकि इसके वजह से वहाँ पे अगर इसको AFSPA वहाँ पे भी लगाया गया है तो उसमें ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं। ठीक है, जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको बहुत सारा पावर, आर्म्ड फोर्सेस को बहुत सारा पावर मिलता है। तो दिस शुड बी चेक्ड। ठीक है, उसके बाद जो इंटरनेट शटडाउन का इशूज़ है ये भी आता है क्योंकि जब भी इस तरह के क्लासेस होते हैं तो गवर्नमेंट एक सबसे बड़ी एक्शन लेती है इंटरनेट शटडाउन का, जिसको बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक सिक्योरिटी और सेफ्टी के अंदर टेलीग्राफ, सी ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू मेंशन इन द एग्जामिनेशन। टेलीग्राफ रूल्स 8085 में बैन किया जाता है, शटडाउन किया जाता है। क्लियर? अब ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा कुछ सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड है कि अनुराधा बशीन VS यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 90 को वायलेट करता है, जिसमें उन्हें राइट टू कॉमर्शियल एक्टिविटी का राइट है। तो क्योंकि इंटरनेट शटडाउन से ई एक्टिविटी जितनी चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। दूसरा जो बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि आपकी जो थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, व्हाट डज इट मीन? इट मीन सिंपली कि एक तरफ आप पब्लिक सेफ्टी की बात कर रहे हो, सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, तो आपने इंटरनेट शट डाउन किया, लेकिन दूसरी तरफ ई-कॉमर्स एक्टिविटी है ना, लिवलीहुड है ना, तो क्या आप इसको बैलेंस कर रहे हो? इसको प्रोपोर्शनेट में रख करके आप कोई भी रूल्स लेके आ रहे हो? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू नो। ओके, so this is all about the things. अब now you need to write about the way forward और conclusion. ठीक है, वे फॉरवर्ड में देखो कि जब गुजरात राइट्स हुआ था 2002 में, राइट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आई एम इट्स लिटिल बिट टेक्निकल इश्यूज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई आई हैव टू रिकॉर्ड इन दिस सिचुएशन। तो गुजरात राइट्स 2002 में हुआ था। गुजरात राइट्स के टाइम पे अहमदाबाद और सूरत दो प्लेसेस थे जहाँ पे राइट्स को एनालिसिस किया गया। सूरत में क्या था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एक उनके पास कॉपरेशन था, वो एक साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो वहाँ पे कोई भी क्लासेस नहीं दिखे गए, कोई भी राइट वहाँ से विटनेस नहीं किया गया ज़्यादातर। लेकिन अहमदाबाद में सीधा अपोजिट सिचुएशन था, तो वहाँ पे बहुत सारे क्लासेस और राइट्स दिखे गए। तो इससे सीख ये मिलता है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इकोनॉमिक कॉपरेशन को इस तरह से स्ट्रेंथन कर दो इस तरह के सोसाइटी में कि वहाँ पे क्लासेस की संभावना हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके एस्पिरेशन जो थे, उनकी जो नीड थी वो एक दूसरे से कम्प्लीमेंट्री थी, तो वो इस पर सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, सेकंड, ये जो केसेस है ST के डिमांड को लेके है, तो आप लिख सकते हो कि ST के डिमांड का जो क्राइटेरिया है
कि किस बेसिस पे आपको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलता है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। किसके लाइन में? इन द लाइन ऑफ रिकमेंडेशन बाय भूरिया कमीशन, लोकुर कमीशन। लोकुर कमीशन ने 5 क्राइटेरिया पे बात किया है, भूरिया कमीशन ने ट्राइबल वेलफेयर एंड अदर इशूज़ पे रिकमेंडेशन दिया है, तो इनके इशूज़ रिकमेंडेशन को भी कंसिडर करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इनके जो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि हमारा ये बॉर्डर सर्विलेंस को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर का इशू यहाँ पे है, बॉर्डर सर्विलेंस को हमें बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना चाहिए। आई मीन सिंपल कि ऐसा ना हो कि सिंपल हम वायलेशन पे उतर जाएं, सीधा एक्सट्रीमिस्ट जो वहाँ पे उनको आइसोलेशन करने पे उतर जाएं। स्टेप बाय स्टेप मीन्स कि पहले आप वहाँ पे डायलॉग करो, ठीक है, जो भी सिविल सोसाइटी के जो इशू है, क्योंकि अभी कुछ दिन के न्यूज़पेपर में स्टडे डे बिफोर स्टडे होम मिनिस्टर ने पूरी पार्टी की ऑल पार्टी मीटिंग किया था मणिपुर की, और यहाँ के सीएम को इंस्ट्रक्ट किया कि वहाँ के दूसरे कम्युनिटी सेपरेट कम्युनिटी के साथ बैठ के डायलॉग करो, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी को डिसीजन मेकिंग में कोई भी आप स्टेप वहाँ पे लेते हो तो उसके डिसीजन मेकिंग में आप इनको इन्वॉल्व करो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि एक अनबायस्ड अप्रोच के साथ वहाँ पे काम करना है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। अगर कोई भी वायलेंस कर रहा है तो कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, बट वो एक्शन बिल्कुल ही मतलब सोच समझ के लेना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग कंट्री के साथ एक इकोनॉमी एंड डिप्लोमेटिक टाई होना चाहिए, जिससे इन्फिल्ट्रेशन, रिफ्यूजी क्राइसिस उसको इशू को ख़त्म करें और इस क्राइसिस को कहीं ना कहीं रोकने में काम करें। रीजनल स्टेबिलिटी पे ये सब ऐसे जनरल पॉइंट है जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। और सिक्योरिटी पे इस पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, राइट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस सेक्टर, राइट, इस पे ध्यान देना चाहिए। ये सब लॉन्ग, इसमें आप और डिवाइड करके लिख सकते हो कि एक जो शॉर्ट टर्म स्टेप्स विच शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द लॉन्ग टर्म स्टेप्स, so you will get good marks because the arrangement and organization of your answer will be definitely fascinate the examiner. नेक्स्ट है पीस सेटलमेंट एग्रीमेंट, और फिर वही जो मैंने स्टेप बाय स्टेप। और नेक्स्ट है दैट कि यू शुड नेवर राइट दैट कि आप फसपा को हटा दो। ये बहुत ही ब्लंडर आई थिंक होगा जब अगर ऐसा आप लिखते हो। किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ बोलना है फसपा को रिव्यू करो, कि जो भी लैकुने हैं वहाँ उसको वहाँ पे हटा के उसको स्ट्रेंथन मॉडिफाई करने का काम करो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कंटेम्पोररी। सो क्योंकि डे बाई डे चीज़ें बदल रही होती हैं। हम जो देख रहे हैं आज के जो नेचर्स हैं क्राइम्स के या फिर जो वायलेंस के, वो बिल्कुल अलग तरीके से वो बढ़ते हैं, तो उसके रीजन्स अलग अलग होते हैं, उसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो फैक्टर्स जिस वजह से वो बढ़ते हैं वो अलग है, तो उसको जो है करने की जरूरत है। तो आई थिंक इट्स हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।